22 अक्टूबर 1989 की शाम को अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के सेंट जोसेफ नामक सिटी में एक 11 वर्षीय लड़का जेकब वेटरलिंग अपने छोटे भाई ट्रेवर, जो 10 साल का था, और उसका सबसे अच्छा दोस्त आरोन लार्सन भी 11 साल का था, एक सुविधा स्टोर से अपनी बाइक पर वापस आ रहे थे। तभी अचानक एक नकाबपोश आदमी बंदूक के साथ झाड़ियों से निकला और प्रत्येक लड़के से पूछने के बाद उसे जमीन पर मुंह करके लेटने का आदेश दिया। उनकी उम्र के लड़कों में से वह जेकब को ले गया और अन्य लड़कों से कहा कि वह भाग जाए और पीछे मुड़कर ना देखे। यह आखिरी बार था जब किसी ने जेकब को जीवित देखा था। जेकब वेटरलिंग के साथ क्या हो सकता था? क्या वो वापस आया? इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड आखिर कौन था, और इस मामले को सुलझाने में पुलिस अधिकारियों को कितना समय लगा? इस कहानी में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम 1990 के एक ऐसे कोल्ड केस को देख रहे हैं जिसे अंत में 27 साल के बाद एक मां की मदद से हल किया गया। लेकिन उससे पहले, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यह हमें मदद करता है और प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी दिलचस्प वीडियो बनाते रहें। तो आइए इस मामले की गहराई से बात करें। हमारी आज की कहानी हमें मिनेसोटा राज्य के स्टनर्स काउंटी के एक छोटे से शहर सेंट जोसेफ में ले जाती है, जो मिनियापोलिस शहर से लगभग 75 मील उत्तर पश्चिम में है, जहाँ की आबादी सिर्फ 20,000 है। सेंट जोसेफ में रहने वाले 7,000 से अधिक लोग निवासियों को एक विरल उपनगरीय अनुभव प्रदान करते हैं, और अधिकांश निवासियों के पास अपने घर हैं। कई युवा पेशेवर सेंट जोसेफ में रहते हैं। यहाँ पर मौजूद क्वारी पार्क और प्रकृति रिजर्व उन लोगों के लिए एक सुंदर स्थान प्रदान करता है जिन्हें बाहर घूमना पसंद है। लेकिन यहीं इस छोटे से सुंदर शहर में अक्टूबर 1989 में एक भयानक अपराध हुआ था। वहाँ पहुँचने से पहले हमें शुरुआत में वापस जाना होगा, जब जेकब वेटरलिंग का जन्म 17 फरवरी 1978 को लॉन्ग प्रेरी मिनेसोटा में हुआ था। जेरी और पेटी वेटरलिंग, जो अपने पहले बच्चे के जन्म पर बहुत खुश थे। जेकब 4 बच्चों में सबसे बड़ा था। उसका ट्रेवर नाम का एक छोटा भाई और एमी और कार्मेन नाम की 2 छोटी बहनें थीं। परिवार सेंट्रल मिनेसोटा के एक छोटे से शहर सेंट जोसेफ में रहता था। जेकब प्यार और हंसी से भरे घर में बड़ा हुआ था। जेकब एक एथलेटिक और मिलनसार लड़का था जिसे खेल, संगीत और जानवरों से प्यार था। वह अपने स्कूल के लिए बास्केटबॉल और बेसबॉल सहित कई खेल खेलता था और अपने खेल के लिए जाना जाता था। हास्य की भावना और दयालु स्वभाव वाला जेकब एक समर्पित छात्र था और उसे विज्ञान, विशेष रूप से खगोल विज्ञान का शौक था। उसे और उसके छोटे भाई ट्रेवर को बाइक चलाना पसंद था और उसके माता पिता ने उसे ऐसा करने के लिए छूट दी थी, अधिकांश बच्चों के विपरीत। शहर के चारों ओर अपनी बाइक चलाते समय वह बहुत आज़ादी महसूस करते थे। वह एक दुखद पल था जब उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक भयानक घटना घटी। 22 अक्टूबर 1989 को सेंट जोसेफ में एक शांतिपूर्ण रविवार था। मिनेसोटा में सभी की छुट्टी का दिन था। वेटरलिंग परिवार ने घर पर आराम से दिन बिताया और शाम को माता पिता जेरी और पेटी तैयार हो गए, क्योंकि लगभग 20 मील दूर स्थित क्लियर वाटर नामक रेस्टोरेंट में एक डिनर पार्टी रखी गई थी जिसमें उन्हें आमंत्रित किया गया था। सबसे बड़े बेटे के रूप में जेकब को अपने छोटे भाई बहन ट्रेवर, कार्मेन और एमी की देखभाल करनी थी, जबकि उसके माता पिता पार्टी में थे। वे चाहते थे कि बच्चे घर पर ही रहे, क्योंकि उन्होंने और उनके पति ने कुछ समय से बाहर रात नहीं बिताई थी। 9 बजे के आसपास उनके पार्टी में जाने के बाद
जेकब ने पेटी को फ़ोन किया, जिसमें पूछा कि क्या वह और ट्रेवर अपनी बाइक से स्थानीय टॉम थंब नामक सुविधा स्टोर से एक फिल्म किराए पर लेने जा सकते हैं। उसने कहा कि नहीं, पहले ही अंधेरा हो चुका था और अगर वे गए तो इसका मतलब है कि उन्हें अपना घर छोड़ना होगा। छोटी बहनें बिना किसी निगरानी के घर पर अकेली नहीं रह सकती थी। लड़के निराश थे, लेकिन उन्होंने तुरंत हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता जेरी को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या वे स्टोर तक अपनी यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने उनसे वादा किया कि वे सावधान रहेंगे और वे रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनेंगे और लगभग 1 मील दूर स्थित वीडियो स्टोर तक जाते समय अपनी फ्लैशलाइट का उपयोग भी करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने पड़ोसी से बात की थी, जो अपने 14 साल के बच्चे के साथ लड़कियों की देखभाल करने के लिए सहमत हो गए थे। इसके बाद जेकब ने तुरंत अपने दोस्त आरोन लार्सन को बुलाया, जो उससे और ट्रेवर से उनके घर पर मिला, और वे तीनों बाइक पर वीडियो स्टोर के लिए निकल पड़े। वीडियो स्टोर तक जाने में कोई समस्या नहीं थी और एक बार जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी पसंदीदा फिल्म के लिए स्टोर की अलमारियों को ब्राउज करने में कुछ मिनट बिताए। आखिरकार उन्होंने VHS पर फिल्म द नेकेड गन को चुना और इसे किराए पर लेकर अपनी बाइक पर वापस घर की ओर जाने लगे। अंधेरा होने के कारण वो अपनी फ्लैश लाइट का यूज़ करते हुए अपने घर की ओर धीमी गति से जाने लगे। कुछ मिनट तक साइकिल चलाने के बाद वे तब घबरा गए जब एक नकाबपोश व्यक्ति सड़क से निकला और उनका रास्ता रोक दिया। जब उस व्यक्ति ने उन पर बंदूक तान दी तो उनकी चिंता डर में बदल गई और उस व्यक्ति ने उन्हें अपनी बाइक से उतरने के लिए कहा। उसने उनसे अपनी बाइक को सड़क के बगल में एक खाई में फेंकने के लिए कहा और उन तीनों लड़कों को सड़क पर मुंह के बल लेटा दिया। फिर उसने उन तीनों से पूछा कि वे कितने साल के हैं। जब उसे पता चला कि ट्रेवर सबसे छोटा था, उसने उसे धीरे से उठने और फिर पास के जंगली इलाके की ओर भागने के लिए कहा। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने शोर मचाया या पीछे देखा तो उसे गोली मार दी जाएगी। डरकर ट्रेवर ने वैसा ही किया जैसा उस आदमी ने कहा। नकाबपोश आदमी ने फिर अपना ध्यान अन्य दो की ओर लगाया। उसने उन दोनों लड़कों को सड़क से अपना चेहरा उठाने और उसकी ओर देखने के लिए कहा, ताकि वह उनके चेहरे को सही से देख सके। एक पल के विचार विमर्श के बाद उसका ध्यान जेकब पर केंद्रित हो गया। फिर उसने आरोन से कहा कि वह उठे और उसे धमकी देते हुए भाग जाने को कहा, जिस तरह उसने कुछ पल पहले ट्रेवर को भागते हुए देखा था। आरोन भी उसके निर्देशों का पालन करते हुए धीरे से उठा और अपने सबसे अच्छे दोस्त जेकब पर आखिरी नज़र डाली। फिर वह मुड़ा और जंगल के इलाके की ओर भाग गया जहां ट्रेवर गया था। यह आखिरी बार था जब ट्रेवर के अलावा कोई और वापस आया था। ट्रेवर और आरोन दोनों को पता था कि जेकब उनकी तुलना में बहुत अधिक परेशानी में है। वो घर वापस चले गए और घर पर कोई वयस्क मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसी की बेटी को बताया। लड़के स्पष्ट रूप से हिल गए थे। पड़ोस की लड़की को पता था कि वे मजाक नहीं कर रहे थे और कुछ भयानक हुआ था। उसने अपने पिता मर्लिन सेजर को बुलाया, जो वेटरलिंग के घर आए। उन्होंने तुरंत पेटी और जेरी को बुलाया, जो कि अभी भी पार्टी में थे, और साथ ही पुलिस अधिकारियों को सारी बात बताई और अधिकारियों ने तुरंत प्रक्रिया दी। पेटी और जेरी जल्दी से अपनी डिनर पार्टी से घर लौट आए। जेकब के साथ जो हुआ उससे वे बहुत सदमे में थे, लेकिन उन्हें यह भी राहत मिली कि उनका दूसरा बेटा ट्रेवर सुरक्षित है और जल्द ही जेकब की पूरी तलाश शुरू हो गई। ईस्टर्नर्स काउंटी शेरिफ कार्यालय के कई अधिकारी डेड एंड रोड पर उतरे जहां से जेकब का अपहरण किया गया था, लेकिन जांच के शुरुआती क्षण में उसी रात महत्वपूर्ण गलती की। अपहरण स्थल के आसपास के घरों में हर किसी का साक्षात्कार लेने में विफल रहे। उसी रात जेकब के अपहरण जैसे लापता व्यक्तियों के मामलों में अधिकारियों के लिए जहां अपहरण हुआ था उस क्षेत्र में और उसके आसपास के लोगों का साक्षात्कार खोज शुरू होने के पहले 24 घंटों के भीतर करना अक्सर महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों की यादें अभी भी ताज़ा होती है और यह अधिक संभावना है कि उन्होंने अपहरण के बिंदु से दूर के लोगों की तुलना में सामान्य से कुछ अलग देखा या सुना होगा। हालांकि पुलिस मौके पर है, शायद इसी बात को लेकर वो कॉन्फिडेंट थे कि वो जेकब को जल्द ही ढूंढ लेंगे
यही कारण है कि वे आवश्यक कदम उठाने में विफल रहे। शेरिफ विभाग के अधिकारियों ने जेकब को पैदल और हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग से खोजने पर ध्यान केंद्रित किया, न कि आसपास रहने वाले हर किसी से बात की। हालांकि उन्होंने डैन रोसियर नामक एक व्यक्ति से बात की जो उस स्थान के बहुत करीब रहता था जहां जेकब का अपहरण हुआ था। डैन ने उन्हें बताया कि उसी रात जब जेकब का अपहरण हुआ था, उसने एक छोटी कार को सड़क पर तेजी से बढ़ते और फिर जोर से ब्रेक मारते हुए देखा था। यह एक शार्प मोड़ था और जब उसे एहसास हुआ कि यह सड़क का एक डेड एंड है, तो जिस रास्ते से वह आया था उसी रास्ते से वापस लौट गया। उस समय पुलिस का मानना था कि यह संभवतः अपराधी की कार ही हो सकती है और उन्हें अपहरण स्थल के पास टायर के निशान मिले थे जिन्हें सबूत के रूप में लिया गया था। लेकिन उस समय उन्हें अपराध स्थल के करीब होने के कारण डैन रोसियर पर भी संदेह हुआ। शेरिफ चार्ली ग्राफ्ट ने उस समय यह सोचा कि इस तथ्य के कारण मामला कुछ ही घंटों में सुलझ जाएगा, क्योंकि पुलिस ने इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दी। पुलिस का घटनास्थल पर होने का मतलब है कि संदिग्ध के पास भागने के लिए बहुत कम समय था। पहली रात रोशनी की कमी के कारण 23 अक्टूबर 1989 को लगभग 3 बजे खोज बंद कर दी गई थी। उसी दिन सुबह 8 बजे जब खोज फिर से शुरू हुई तो शेरिफ विभाग के अधिकारी FBI के संघीय एजेंटों से जुड़ गए, जो खोज और जांच दोनों में मदद करने के लिए मामले में शामिल हो गए। और 24 तारीख को एक FBI प्रोफाइलर मामले में शामिल हो गया और अपहरण के बारे में और जेकब को ले जाने वाले व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी पता चला, उससे पता चला कि वह व्यक्ति संभवतः शारीरिक विकृति वाला एक अकेला व्यक्ति था जिसने अपने अतीत में इसी तरह का अपराध किया था। 26 तारीख गुरुवार को चर्च में 500 लोग आए और जेकब की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया गया और मिनियापोलिस और सेंट पॉल के बिजनेस लीडर्स ने 27 तारीख को जेकब की सुरक्षित वापसी के लिए $1,00,000 का इनाम देने की पेशकश की। मिनेसोटा राज्य के गवर्नर ने कहा, नेशनल गार्ड राज्य के गश्ती दल के साथ खोज में शामिल होने जा रहा है और उन्होंने जेकब की खोज की उम्मीद में सेंट जोसेफ के आसपास 700 वर्ग मील के क्षेत्र की खोज की। जेकब की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। इस मामले को बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज मिला और पूरे देश में लोगों ने वेटरलिंग परिवार के लिए अपना समर्थन दिखाया। लोगों ने निशानी के रूप में अपनी शर्ट पर सफ़ेद रिबन लगाए, हजारों विज्ञापन मुद्रित किए गए और दुकानों की विंडोज़ पर चिपकाए गए। पिज्ज़ा बॉक्स में कई विज्ञापन वितरित किए गए और मेल द्वारा भी भेजे गए। मिनेसोटा राज्य के रेडियो स्टेशनों ने इंटरनेट से पहले के युग में जेकब का पसंदीदा गाना लगाया, उसकी माँ पेटी के रिकॉर्ड किए गए मैसेज के साथ बजाया। ये वो तरीके थे जिनका इस्तेमाल लोग लापता बच्चों के बारे में जानकारी देने के लिए करते थे। सैकड़ों खोजकर्ताओं ने स्वेच्छा से काम किया। बच्चे की तलाश में मदद करने के लिए कई लोगों ने 18 घंटे की शिफ्ट में गंध का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों का इस्तेमाल भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर 29 अक्टूबर को पहले सप्ताह के अंत तक कई 100 से अधिक एजेंट और अधिकारी मौजूद थे। राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर दोनों एजेंसियां मामले पर काम कर रही थी। दुख की बात थी कि जेकब का कोई निशान नहीं मिला था। कई लोगों ने उस समय कानून प्रवर्तन की आलोचना की, जिसने व्यापक पैमाने पर तलाशी अभियान चलाने की बजाय बहुत तेजी से खोज की, जिसने राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जबकि उन्हें अपहरण स्थल के चारों ओर एक छोटे घेरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। और नवंबर 1989 के महीने में एक बड़ी खोज के लिए आगे बढ़ने से पहले वहां मौजूद सभी लोगों का विस्तृत साक्षात्कार लेना चाहिए था। जांचकर्ताओं ने जनता के लिए 3 अलग अलग तारीखों पर स्केच जारी किए। अपहरण की रात टॉम थंब सुविधा स्टोर में देखे गए 6 में से एक व्यक्ति को उन्होंने ग्राहकों को घूरने वाला व्यक्ति बताया। वह 50 वर्ष का एक गोरा व्यक्ति था। उसका वजन लगभग 200 पाउंड के करीब था और सफ़ेद बाल थे। 6 दिन बाद 12 नवंबर को उन्होंने 2 स्केच जारी किए, जिसमें से एक व्यक्ति को 2 सप्ताह बाद टॉम थंब स्टोर में अपहरण के बारे में बात करते हुए सुना गया था।
जबकि दूसरे व्यक्ति को न्यू ब्राइटन के मिनियापोलिस उपनगर में एक लड़के के अपहरण की कोशिश करने के बारे में सुना था। उनका कहना था कि ये दोनों पहले के स्केच से मेल खाते हैं, लेकिन कोई भी पता नहीं चला। 30 नवंबर को उन्होंने एक समग्र रेखाचित्र जारी किया, जिसे उन्होंने अपहरणकर्ताओं के लिए सबसे सटीक माना, और यह पिछले 3 रेखाचित्रों के संयुक्त पहलू थे। हालांकि जांचकर्ताओं को इस समग्र रेखाचित्र से कई सुझाव प्राप्त हुए, लेकिन उनमें से किसी ने भी ठोस संकेत नहीं दिए। 13 दिसंबर को FBI जांचकर्ताओं ने पास के एक शहर कोल्ड स्प्रिंग में हमले और अपहरण से पीड़ित 12 वर्षीय जेरेड चेरिल नामक एक युवक से बात की। जांचकर्ताओं का मानना था कि इन दोनों मामलों में अपराधी एक ही व्यक्ति हो सकता है, और वो जेरेड से मिले और उससे उस व्यक्ति का एक स्केच बनाने में मदद करने के लिए कहा, जिसने उसका अपहरण किया था, जिसमें जेरेड ने उनकी मदद की थी। स्केच को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया और 16 दिसंबर को मामले में कई और अधिक जांचकर्ताओं को जोड़ा गया। FBI एजेंटों ने एक संदिग्ध का साक्षात्कार लिया, जिसका नाम डेनियल जेम्स हेनरिक था, जो सेंट जोसेफ से लगभग 30 मील दूर पेंसवेल का निवासी था। वहाँ कई अपहरण हुए थे और पिछले कुछ वर्षों में उस क्षेत्र में युवा लड़कों के खिलाफ हमले हुए थे, जिनमें जेकब और जेरेड शामिल नहीं थे। लेकिन जब FBI एजेंटों ने हेनरिक का साक्षात्कार लिया तो उसने जेकब और जेरेड के मामले के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया। जांचकर्ता अपना सिर खुजाते रहे और सोच रहे थे कि लगभग 1 महीने बाद उन्हें कहाँ खोजा जाए। 12 जनवरी 1990 को उन्होंने फिर से हेनरिक पर ध्यान केंद्रित किया और उसका फिर से साक्षात्कार लिया। इस बार उसने उन्हें अपने टेनिस जूते और अपने शरीर के बालों के नमूने दिए, ताकि उनके पास मौजूद किसी भी सबूत का परीक्षण किया जा सके। 3 दिन बाद 15 जनवरी को जांचकर्ताओं ने हेनरिक को अपनी कार के पिछले टायर के निशान लेने के लिए कहा। उसकी नीली 1982 फोर्ड एक्सपी हैचबैक कार के टायर का उन निशानों के विरुद्ध परीक्षण किया जाएगा जो उसे जेकब के अपहरण स्थल पर मिला था। अगले दिन 16 जनवरी को जांचकर्ताओं को पता चला कि हेनरिक के पास मार्च 1989 तक एक और कार 1989 मर्करी टोपास थी। इसका मतलब यह था कि अगर उसने वास्तव में अपहरण किया था तो जेरेड इसी कार में रहा होगा। वो इस कार के पास पहुंचे और जब उन्होंने जेरेड को इसमें बिठाया तो उसने उन्हें बताया कि यह उसी कार के समान थी जिसमें 1 साल पहले 24 जनवरी को उसका अपहरण कर लिया गया था। हेनरिक के घर की एजेंटों द्वारा तलाशी ली गई और उन्होंने 2 पुलिस स्कैनर इमेज की एक कैरी केस सूची, जूते और कपड़ों की एक जोड़ी सहित कई वस्तुओं को जब्त कर लिया गया था। 26 जनवरी को हेनरिक को पेश किया गया था। जेरेड को यह दिखाने के लिए 5 अन्य गोरे पुरुषों के साथ एक लाइन में खड़ा किया गया। जेरेड को यह दिखाने के लिए कि क्या इनमें से किसी व्यक्ति ने उसका अपहरण किया था, किंतु वो यह पहचानने में असमर्थ था और उसने 1 से 10 के पैमाने पर हेनरिक को केवल 4 की रेटिंग दी थी। 9 फरवरी 1990 को FBI एजेंट को सबूत मिला कि जेरेड के कपड़ों पर पाए गए रेशे मर्सिडीज टोपास से लिए गए रेशों से मेल खाते हैं, जो जनवरी 1989 में हेनरिक के पास थी। उसी दिन हेनरिक को जेरेड के अपहरण और हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसने इनमें किसी भी तरह के कनेक्शन से इनकार कर दिया। इसके बाद बिना किसी आरोप के उसे रिहा कर दिया गया। जेकब के लापता होने पर काम करने वाले एजेंट समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि अनुवर्ती सुरागों की संख्या अंततः कम हो गई। भले ही मामले को बंद नहीं किया जा सका, क्योंकि लापता व्यक्तियों की जांच चलती रहनी चाहिए थी। परीक्षण बंद हो गया और मामला ठंडा होता गया। वेटरलिंग परिवार के लिए ये पूरी खोज और जांच एक भयानक परीक्षा थी। अपने समुदाय और देश भर के लोगों से मिले जबरदस्त समर्थन के बावजूद वे अपने बच्चे को खोने से बहुत दुखी थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें धीरे धीरे आश्चर्य होने लगा कि क्या जेकब कभी भी उनके पास जीवित वापस लौटेगा। लेकिन अपने दुख में भी पेटी वेटरलिंग ने संकल्प लिया कि उनके जैसे अन्य परिवारों को वह दर्द नहीं सहना चाहिए जो उन्हें और उनके परिवार को सहना पड़ा। इसके लिए वेटरलिंग्स ने 16 जनवरी 1990 को जेकब वेटरलिंग फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की।
उनका मिशन जनता को उन अपराधियों के बारे में शिक्षित करना था जो बच्चों को किडनैप करते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं और समुदाय का प्रत्येक सदस्य इसे रोकने के लिए क्या कर सकता है। हालांकि परिवार खुद एक अविश्वसनीय दर्द से पीड़ित था। उन्होंने इस दर्द का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया। इस तरह से जेकब के मामले ने अमेरिकी कानूनों के पूरे परिदृश्य को बदल दिया। 1994 में संघीय जेकब वेटरलिंग अधिनियम पारित किया गया। यह अमेरिकी इतिहास का वह समय था जब एक ऐसा कानून पारित किया गया जिसने प्रत्येक राज्य के लिए यौन अपराधी रजिस्ट्री को बनाए रखना अनिवार्य बना दिया था। इस कानून ने वर्षों से अनगिनत व्यक्तियों को अपने लापता बच्चों के मामलों को सुलझाने में मदद की और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो हमेशा जारी रहेगी। लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, उसके बावजूद वेटरलिंग्स को अभी भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उनके प्यारे बेटे जेकब के साथ क्या हुआ था। उन्हें अभी भी आशा थी कि वह जीवित हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, यह आशा काफ़ी हद तक कम हो गई। जॉय बेकर नामक एक 2 बच्चों की 43 वर्षीय माँ, जिसने 2010 में खुद को जेकब वेटरलिंग के मामले में आकर्षित पाया। जब जेकब का अपहरण हुआ तब जॉय 22 साल की थी। जब वह एक दिन अपनी कार में बैठी और जेकब के अपहरण वाले स्थान पर गई, तब वह अपहरण स्थल को घूर रही थी, तो उसे लगा जैसे उसे उत्तर ढूंढने होंगे, पर कहाँ से शुरू करें। उसने वही किया जो वह सबसे अच्छी तरह से जानती थी। वह एक ब्लॉगर थी और 23 अक्टूबर 2010 को उसने अपने ब्लॉग पर एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था, आप कहाँ हैं जेकब, उस लड़के को समर्पित जो 21 साल से लापता था। उसे क्या पता था कि यह शुरुआत होगी एक ऐसी यात्रा की जो उसके जीवन के अगले कुछ वर्षों को बर्बाद कर देगी और उसे ऐसी जगहों पर ले जाएगी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। फिर कोई भी इस सड़क को देख सकता है जिस पर वह चली थी, क्योंकि जैसे ही वह इसमें प्रवेश करती, उसका हर विवरण उसके ब्लॉग पर सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया था। मामले में पूरे दिल से सवाल उठाए गए और हर संभव सुराग का पालन करते हुए उन्होंने संग्रहित पुलिस फाइलों और समाचार पत्रों के लेखों के बारे में सबसे छोटी जानकारी खोजने की कोशिश की और जल्द ही उसे पता चला कि मूल जांच के दौरान कई गलतियां हुई थी। उस समय कानून प्रवर्तन ने विश्वसनीय सुरागों का पालन नहीं किया। उन्होंने सबूतों को गलत तरीके से संभाला था या कभी कभी इसे पूरी तरह से खो दिया था और यहाँ तक कि कुछ प्रमुख गवाहों का साक्षात्कार करने में भी विफल रहे थे। जॉय का शोध इतना गहरा था कि उनकी पोस्ट भी पूरी तरह से मौसम पर केंद्रित थी। अपहरण की रात चंद्रमा की कलाओं से उसे एहसास हुआ कि गवाहों को उस रात कार देखना मुश्किल होगा, क्योंकि चंद्रमा पूरी तरह से उग नहीं पाया था, जिसका मतलब था कि अपहरण पूर्ण अंधकार में हुआ होगा। और जैसे जैसे जॉय सड़क पर आगे बढ़ती गई, वो दशकों पुराने इस मामले के बारे में जो भी जानकारी पा सकती थी उसका अनुसरण करती रही। उसे किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाया गया जो मूल जांच का हिस्सा था और जिसका मामला जेरेड चेरिल से जुड़ा था। जेरेड अब 30 वर्ष का हो चुका था और अभी भी उस दर्दनाक अनुभव के लिए न्याय चाहता था जिससे वह एक बच्चे के रूप में गुजरा था। जेरेड और जॉय ने एक टीम के रूप में मामले पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया और असली सफलता तब मिली जब उन्हें एक 1987 का संग्रहित अखबार का लेख मिला। यह लेख 1986 और 1987 के बीच हुए युवा लड़कों के अपहरण और हमलों की एक श्रृंखला का वर्णन करता है। ये सभी एक नकाबपोश और हथियारबंद व्यक्ति द्वारा एक ही तरीके से किए गए थे। ये सभी पिंसविल के एक छोटे से शहर और उसके आसपास हुए थे। जेरेड की मदद से जॉय को ले जाया गया। ये जगह वहाँ से केवल 30 मिनट की दूरी पर थी जहाँ से जेकब का अपहरण हुआ था। जॉय कई पीड़ितों का पता लगा चुकी थी और पाया कि वे सभी अब बड़े आदमी थे जो अपने ऊपर दशकों पहले हुए अत्याचारों के लिए जवाब चाहते थे। जेरेड और जॉय ने साथ में मिलकर प्रत्येक हमले के स्थान का पता लगाया जिसे वे पिंसविल हमला क्लस्टर कहते थे। उन दोनों को जो जानकारी मिली उससे वो चौंक गए और पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिससे उस जांच को फिर से मजबूत किया गया जो दशकों तक निष्क्रिय थी। अचानक यह एक बड़ी कहानी बन गई क्योंकि जॉय का ब्लॉग वायरल हो गया और पुलिस के लिए
जैसे सुझावों की बाढ़ सी आ गई। कहते हैं कि इसके बाद मामले ने फिर से राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। जैकब लोग साइलेंट हो गया क्योंकि पुलिस तलाश में वापस आ गई थी। आखिरकार शुरुआती अपराध के 26 साल बाद 2015 में पुलिस जांच दोबारा शुरू हो गई। उनके पास एक विदेशी डीएनए प्रोफाइल के सबूत थे जो उस स्वेटर पर पाए गए थे जो जेरेड ने अपहरण के समय पहना था। अंततः 10 जुलाई 2015 को उन्हें पता चला कि इस डीएनए प्रोफाइल का मिलान एक ऐसे व्यक्ति से किया जा सकता है जो अब 59 वर्ष का था और अपहरण के समय प्रिंसविल में रहता था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डेनियल जेम्स हेनरिक था। वह मुख्य जांच में शामिल था और जॉय और जेरेड के रेडार पर भी था, लेकिन उसे दोषी ठहराने के कभी ठोस सबूत या जानकारी नहीं मिली। आखिरकार 17 अक्टूबर 2015 को अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज जेफरी जे कीज की उपस्थिति में स्पेशल एजेंट शेन बॉल द्वारा हेनरिक के खिलाफ एक सीलबंद आपराधिक शिकायत दर्ज की गई, जबकि जेरेड के मामले में सीमाओं का कानून समाप्त हो गया था। हेनरिक पर 25 अन्य मामलों में आरोप लगाए गए थे। इसके बाद इन अपराधों के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की सुनवाई हुई, जहां उसके वकीलों ने एक दलील दी। हेनरिक ने एक दलील के हिस्से के रूप में अधिकारियों के साथ सहयोग करने का फैसला किया और 31 अगस्त 2016 को हेनरिक ने उन्हें दिखाया कि उसने जैकब को कहां दफनाया था। शव साइट सेंट जोसेफ से लगभग 30 मील की दूरी पर पेंसविल के ठीक बाहर एक खेत में थी। 6 सितंबर 2016 को अपहरण के लगभग पूरे 27 साल बाद हेनरिक अदालत के सामने खड़ा हुआ और 22 अक्टूबर 1989 की मनुष्य रात को जैकब पर हमला करने और हत्या करने की बात कबूल की। उसने उस वर्ष की शुरुआत में हुए जेरेड के अपहरण की बात भी कबूल की। उसने अदालत को बताया कि वह सड़क पर गाड़ी चला रहा था। उसने 3 युवा लड़कों को अपनी फ्लैशलाइट के साथ अंधेरी सड़क पर साइकिल चलाते हुए देखा। उसने कहा कि वो एक सड़क पर रुक गया और उनके पार होने का इंतजार करने लगा। फिर उसने जैकब का अपहरण कर लिया और अन्य 2 लड़कों को भागने के लिए कहा और फिर वो जैकब के साथ पेंसविल और फिर एक ऐसे क्षेत्र में चला गया जिससे वह परिचित था। उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को सीवेज पॉन्ड नामक रोड के पास एक सुनसान इलाके में एक बजरी के गड्ढे में छोड़ दिया। फिर वह घर लौट आया और कुछ घंटों तक इंतजार किया और वापस वहां गया जहां उसने जैकब के शरीर को छोड़ा था और फिर उसे बाहर खींच लिया जहां उसने उसे गोली मारी थी। उसके उत्तर में 100 गज की दूरी पर कुछ निर्माण कार्य हो रहा था। वहां उसे एक बॉबकैट मिला जो एक खुदाई करने वाली मशीन थी जिसे वह चलाना जानता था। उसने इसका उपयोग कब्र खोदने के लिए किया और जैकब के शरीर को उसमें दफना दिया। उसने कहा कि वह लगभग 1 साल बाद कब्र पर लौटा और देखा कि यह आंशिक रूप से खुली थी, जिसके कारण जैकब की लाल जैकेट दिखाई दे रही थी। इससे वो चिंतित हो गया, इसलिए उसने जितना संभव हो सके उतने अवशेष खोदे और उन्हें हाईवे के पार पेंसविल में एक ग्रामीण फार्म पर ले गया और उसके अवशेषों को फिर से दफना दिया। ये वही जगह थी जिसके बारे में उसने अधिकारियों को बताया जब उसे उसके कई अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 2017 में हेनरिक को उसके अपराधों के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई। हेनरिक को फेडरल मेडिकल सेंटर डेविंस में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जैकब के शव की बरामदगी और हेनरिक के कबूलनामे के साथ मैसाचुसेट्स की एक संघीय जेल में हेनरिक को उसकी 20 साल की सजा सुनाई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक हुए सबसे घिनौने अपराधों में से एक की दशकों से चली आ रही जांच समाप्त हुई। मामला बंद कर दिया गया और जैकब के अवशेष वेटरलिंग परिवार को लौटा दिए गए, जो उसे कॉलेजविल, स्टनर्स काउंटी, मिनेसोटा के सेंट जॉन्स एबे फ्रेंड्स कब्रिस्तान में उचित तरीके से दफना दिए। मामले को सुलझाने में मदद करने के अपने प्रयासों से जॉय बेकर वेटरलिंग्स परिवार की एक घनिष्ठ मित्र बन गई। उसने कहा कि उसने फेमर क्रेडिट के लिए जांच नहीं की थी, वह सिर्फ एक माँ थी जो एक और माँ की मदद करने की कोशिश कर रही थी। इस भयानक त्रासदी के बाद पेटी वेटरलिंग और जॉय बेकर अब आजीवन दोस्त बन गए थे और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कहानी के बारे में एक किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक है डियर जैकब, अ मदर्स जर्नी टू होप।
पेटीएफ बच्चों की सुरक्षा की वकालत करने और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे मामलों के संबंध में कानून के परिदृश्य को बदलने के लिए संघीय वेटरलिंग अधिनियम को पारित किया। जेकब के परिवार का दिल टूट गया जब उन्हें इस बात की पुष्टि मिली कि वास्तव में वो चला गया है। जेकब तब तक जीवित था जब तक उन्होंने उसे नहीं पाया। हालांकि अब वे निश्चित रूप से जानते थे कि उनका प्रिय जेकब चला गया है। उसकी विरासत जेकब वेटरलिंग फाउंडेशन और उसके नाम पर पारित फेडरल वेटरलिंग अधिनियम के माध्यम से जीवित है, जबकि हेनरिक जैसे घृणित लोगों को संभवतः कभी भी पूरी तरह से माफ़ नहीं किया जाएगा। फाउंडेशन और अधिनियम यह सुनिश्चित करते हैं कि वो अपने अपराधों से बच नहीं सकता है। और हमारे पास जेकब वेटरलिंग की दुखद कहानी है, जिसे आखिरकार 27 साल बाद एक माँ के प्रयासों के कारण सुलझाया गया, जो मामले को खुद के क्रेडिट के लिए जवाब ढूंढे बिना जाने नहीं दे सकती थी। हमें बताएं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि हेनरिक को एक लंबी सज़ा मिलनी चाहिए थी? हमें कमेंट में अपने विचार बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं। इसी तरह के और ट्रू क्राइम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।